हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 बिहार बोर्ड सोशल साइंस में इतिहास की पुस्तक है हमारे अतीत भाग दूसरा, जिसका चैप्टर नंबर 5वां है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो आइए हम इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला क्या है, हमें यहाँ पे सही मेल करना है। निम्नलिखित के मेल बैठा है। यहाँ पे विभिन्न जनजातीय और खानाबदोश के यहाँ पे शब्द समूह दिए गए हैं, हमें सही का चयन करना है। पहला है गढ़, दूसरा टांडा, श्रमिक, कुल, शिव सिंह, दुर्गावती। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है, गढ़ है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो गोंड जनजाति है तो ये कई समूह में ये विभाजित होते थे। ठीक है, और इनके कई जो गांव होते थे, ठीक, और गढ़ होते थे, तो उनको यानी कई गांवों को मिलाकर एक इकाई विभाजित होती थी जिसे 84 बोला जाता था। ये गढ़ों से ये बनती थी। ठीक है, तो गढ़ का हो गया ये दूसरा 84। अब इसके बाद टांडा, आइए मिलाते हैं। देखिए खानाबदोश और घुमंतू लोगों की एक जनजाति है जिसका नाम है बंजारा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी और खानाबदोश थे और इनका कारवां टांडा कहलाता था। तो टांडा का क्या होगा, सिंपल तरीके से मिलाएंगे हम, कारवां। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा तीसरा। अब इसके बाद देखिए श्रमिक, श्रमिक का मतलब क्या होता है, मजदूर, काम करने वाले लोग। देखिए यहाँ पे गौर फरमाइए, अहोम के जो जनजाति लोग होते थे ये ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के आकर बसे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अहोम राज्य जो है, ठीक, अहोम लोगों द्वारा बनाया गया, जो बेगार पर निर्भर था और राज्य के जिन लोगों के लिए जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। यानी अहम जो समुदाय जनजाति के जो लोग उससे काम लेते थे वो पाइक कहलाते थे। तो काम करने वाले लोग को श्रमिक बोला जाता है। ठीक है, तो श्रमिक का संबंध हो गया पाइक से। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा आखिरी। अब इसके बाद देखिए कुल। देखिए अभी हमने देखा कि अहम राज्य की स्थापना में सबसे ज़्यादा श्रमिक का हाथ था। ठीक है, इन जनजातियों के उत्थान में। और अहम समाज जो है कई कुल में विभाजित है जिसे खेल कहते थे। ठीक है, तो अहोम समाज कुलों में विभाजित था और इस कुलों को बोला जाता है खेल। ठीक, समझ में आ गया। तो कुल का होगा ये पहला खेल, शिव सिंह। आइए मिलाते हैं। तो अभी हमने देखा अहोम समाज में कुल को बोला जाता है खेल, और इस अहोम समाज में एक प्रसिद्ध जो राजा थे शिव सिंह। ठीक है, काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बनाया गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये होगा शिव सिंह। तो शिव सिंह का संबंध हो गया अहोम राज। अब इसके बाद आखिरी बचा दुर्गावती। देखिए रानी जो राजकुमारी दुर्गावती थी इनका संबंध जो है चंदेल राजपूत राजा। ठीक है, तो ये राजपूत थी और इन्होंने विवाह किया गढ़ कटगा के एक गोंड समुदाय में, जनजाति में विवाह किया, गढ़ कटगा के राजा अमनदा। तो सीधे सीधे देखिए रानी दुर्गावती का संबंध हो गया गढ़ कटगा। तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काफ़ी अच्छे से मिलान कर लिया। अब इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है। पहला है वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियाँ डैश कहलाती थी, तो इसको बोला जाता है श्रेणियाँ कहलाती थी। क्या भरेंगे हम, श्रेणियाँ कहलाती थी। अगला देखिए ख नंबर, डैश अहोम लोगों द्वारा लिखित एक गई ऐतिहासिक कृतियाँ थी। कौन सी थी, तो हम भरेंगे बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियाँ जो अहोम भाषा में। ठीक है, और उसके बाद असमिया में लिखेंगी। तो ये कौन सी है, बुरंजी नामक, हमें भरना है बुरंजी। ठीक है, तो यहाँ पे हम भर लेंगे बुरंजी। अब इसके बाद देखिए तीसरा, डैश ने इस बात का उल्लेखित किया गया है कि गढ़ कटगा में 70,000 गाँव थे। ठीक है, तो कहाँ ये बात का जिक्र किया गया है, ये बात का जिक्र है इतिहास में अकबरनामा में। ठीक है, गढ़ कटगा में 70,000 गाँव थे, हमें भरना है अकबरनामा। ठीक, तो हम भर लेंगे यहाँ पे अकबरनामा। अब इसके बाद देखिए अगला घ, बड़े और ताकतवर होने पर जनजातियाँ जो है राज्यों में डैश और डैश को अनुदान दिए। अभी हमने देखा तो ताकतवर होने पर देखिए मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को राजा भूमि अनुदान दिए। ठीक है, तो पहले में हम भरेंगे मंदिर बनवाएं, इसमें मंदिर बनवाए और इसमें क्या भरेंगे, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए। तो इस तरीके से हमने इसको पूरा कर लिया। अब इसके बाद देखिए सही और गलत कथन हमें बताना है। पहला है
जनजातीय समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी, वो अपने विचार बोल सकते थे या उनकी भाषा अलग थी। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये सही होगा। देखिए, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजाति यहाँ पे समुदाय नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पे आप जिक्र करेंगे तो उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में, ठीक है, कोई ना कोई जनजाति निवास करती। देखिए यहाँ पे ये भारत का मैप है, ये सब क्या है, जनजातियाँ ही तो है। भील, कोली, ठीक है, गोंड, ठीक है, यहाँ पे चेर, मुंडा, ठीक। देखिए मुंडा झारखंड क्षेत्र में है। तो कुल मिलाकर देखा जाए पूरे भारत में है, ठीक। वो जो दिया गया स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत होगा हमारा, ठीक है। कहा गया कि कोई जनजाति समुदाय नहीं थी, बिल्कुल गलत है, सभी जगह थी। ग नंबर देखिए, गौण राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 में, देखिए नगरों को मिलाकर नहीं, गांवों को मिलाकर यहाँ पे नगर कहा गया, इसका मतलब ये गलत होगा। देखिए छोटे से गढ़ों, ठीक, उसके बाद गांवों को मिलाकर, ठीक है, क्या बोलता है, उससे बोला जाता है 84, ठीक है, जो 12-12 गांव ये मिलाकर बनते थे। तो ये हमारा गलत हो गया। भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे। आइए देखते हैं इनका निवास स्थान कहाँ था। तो भील जनजाति जो थी ये पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी, ठीक है। देखिए ये रहा भील, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि उत्तर पूर्वी भागों में, इसका मतलब ये भी गलत है। तो इसमें हमारा इसे पहला सही है और बाकी सारे गलत हो गए। अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल क्या है, खानाबदोश पशु चारकों, ठीक है। खानाबदोश का मैंने बताया मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते थे, ठीक है। और पशु चारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था, ठीक है। तो जो एक जगह बसे हुए खेतिहर होते थे, खेती करने वाले लोग होते थे, तो इनके मध्य किस तरह का विनिमय लेन देन होता था, वही हमें बताना है। देखिए इन लेन देन किस तरीके से हो रहा है इनके बीच। तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखिए इसका आंसर, ठीक है, खानाबदोश जो हैं और पशु चारकों, ठीक। तो वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, देखिए अनाज दे रहे हैं, ठीक है, कपड़े, अनाज, यहाँ पे कपड़े, बर्तन, ऐसी चीज़ें के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे, ठीक है। जिसके पास जो अनाज होता था, उन खेतिहर के पास क्या होता था, अनाज होता था, चरवाहों के पास क्या होता था, घी होता था। इस तरीके से ये कुछ वस्तुओं का लेन देन करते थे। यहाँ से लिखना है, ये पूरे लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है, इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए इसके बाद पांचवा सवाल, अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था। देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे, अहोम राज्य का प्रशासन जो है कुलों में विभाजित था, ठीक है। हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, ये पूरा लिखते हुए यहाँ तक कर लेना है, ठीक। जिसमें क्या होता था कि एक खेल के नियंत्रण प्रांत कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय द्वारा ज़मीन दी जाती थी और समुदाय के सहमति के बगैर राजा उसे वापस नहीं ले सकता था। तो इस तरीके से प्रशासन व्यवस्था, ठीक है, ये पूरी व्यवस्था थी। ये पूरा आपको यहाँ तक करना है। अगला सवाल देखिए, अहोम राज्य में वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए। तो इसका आंसर हमारा होगा, देखिए यहाँ पे, वर्ण आधारित समाज और जनजाति लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरफ के समाज के में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई, ठीक। तो ये पूरा आपको लिखते हुए यहाँ तक कर लेना है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए सातवां, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला। तो देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज में कई, ठीक है, तरह के बदलाव हैं। पहला बदलाव क्या आया कि हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और ये बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। दूसरा है शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों के अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मण के समर्थन से कई जनजातियाँ जो है जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। यही आपको दो लिखना है परिवर्तन। इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है आठवां, क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। देखिए बंजारे लोग जो थे एक स्थान में रहकर कई स्थानों पे आते जाते रहते थे। तो इसका आंसर लिखना है, हाँ बंजारे लोग अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, ठीक। ये 4 पॉइंट है, यही आपको कर लेने हैं। अब इसके बाद देखिए 9 नंबर, गोंड लोगों का इतिहास अहोम के इतिहास से किन मायनों में भिन्न था। क्या कोई समानता भी थी।
गोंड का इतिहास और अहोम का इतिहास, ये 2 जनजातियाँ हैं, ठीक है। वो भिन्नता बताना है और क्या समानताएं थी वो भी बताना है। देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, पहले इसका हम अंतर लिखेंगे, ठीक है। गोंड लोगों के इतिहास और अहोम लोगों के इतिहास में 4 अंतर है और ये समानताएं 3 हैं। यहीं से आपको कर लेने हैं। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।